तो भारतीय बाजारों में बिकवाली और फटाफट पहले एक मार्केट चेक लेते हैं। हमारे साथ ब्रिजेश आयल मौजूद है IDBI कैपिटल से। ब्रिजेश नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू, डे लो के आसपास अभी बाजार कामकाज कर रहा है, क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून सुमित जी। सो बेसिकली मार्केट में व्यू रेंज बाउंड का है, ज्यादा मंदी नहीं लगता है, थोड़ा सा सेल ऑफ आया है मार्केट में, बट देन ये 24,200 24,000 का जो लेवल है काफी सारा डिमांड है। रेंज बाउंड रहेगा 24,000 और 24,500, ये रेंज में मुझे लग रहा है। और अभी जो करंट प्राइस पे जो 110 पॉइंट जो नीचे है वो डिमांड के पास है। 24,200 पे मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा सा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, और जैसे ही सपोर्ट मिलता है और आज और कल में वापस 100-150 पॉइंट्स का हमें बाउंस देख सकते हैं। तो डिमांड की तरफ अप्रोच करें। 24,200 मुझे नहीं लगता कि आज क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होगा, तो ये इमीडिएट बेसिस होगा। और लार्जर डिग्री पे 24,000 24,500, तो ये रेंज में रहेगा मार्केट। 24,000 24,500 इस रेंज को मार्केट प्ले करता हुआ दिखाई पड़ेगा, डे लो के आसपास है। लेकिन आज एक बार निफ्टी के जरा टॉप कंट्रीब्यूटर्स लेकर आए कि आज निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में सबसे ऊपर नाम अगर आपको शुमार दिखाई पड़ेगा तो वो दिखाई पड़ेगा HDFC बैंक का। एक तरफा बाजार में ये सपोर्ट जो ब्रेक कर रहा है 73 अंकों के आसपास, 75 अंकों के आसपास फॉल है, और एक तरफा प्रेशर मार्केट्स में HDFC बैंक क्रिएट कर रहा है। इस तरह की भारी गिरावट क्यों है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद भी है। यतिन, HDFC बैंक सिंगल हैंडेडली मार्केट्स को प्रेशर दे रहा है, क्या रीजंस? बिल्कुल, तो देखिए MSCI की जो आज लिस्ट आई है उसके अंदर HDFC बैंक का भी नाम है। अनुमान पहले ये था कि HDFC का बैंक का जो वेटेज है वो एक तरफ बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा, क्योंकि फ्री फ्लोट फैक्टर जो है जो हेडरूम है FIs का वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ब्रोकरेजेस काफ़ी एस्टिमेट ये कर रही थी कि 3 से $3.5 बिलियन के आसपास का इन्फ्लो आएगा। लेकिन अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो जो बदलाव हुए हैं MSCI इंडेक्स में वो कम हुए हैं अनुमान के पहले। इनफैक्ट अब 2 चरणों में आपको ये बाइंग जो MSCI का डिसीजन आता हुआ नजर पड़ेगा। अगस्त रिव्यू के चलते केवल $1.5 बिलियन के आसपास की बाइंग आएगी, तो जो पहले का अनुमान था उससे लगभग आधी बाइंग अभी होने वाली है। और नवंबर सीरीज में बशर्ते जो फ्री फ्लोट फैक्टर और हेडरूम FIs का है वो 20% रहे, तो ही नवंबर में आपको बैलेंस वेटेज जो है HDFC बैंक का चेंज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये हेज अनवाइंडिंग और जो आर्बिट्राज फंड जो पहले से पोजीशन बना के रखते हैं MSCI के इवेंट के पहले, उनकी अनवाइंडिंग काफ़ी दिख रही है आज, क्योंकि कहीं ना कहीं ये MSCI का जो डिसीजन है वो बाजार को एक्सपेक्टेड नहीं था। बाजार काफ़ी तगड़े एस्टिमेट के साथ ये MSCI की बाइंग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था, और कहीं ना कहीं 1.5 से 1.8 बिलियन डॉलर्स की जो बाइंग का फिगर अब एस्टिमेटेड है वो कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले काफ़ी कम है, जिसके चलते आज स्टॉक में आपको अनवाइंडिंग और भारी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी खासी बिकवाली HDFC बैंक के अंदर आप देख रहे हैं, अनुमान से कम इन्फ्लो आने की बातचीत है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन तमाम डिटेल के लिए। ब्रिजेश, HDFC बैंक कोई टेक आपका? सुमित जी, HDFC बैंक में मुझे ज्यादा मंदी नहीं दिखाई देता। मुझे लगता है कि ये जो लेवल है 1600 का लेवल, ये स्टॉक पकड़ के चल रहा है। और कहीं ना कहीं हमने ये व्यू बांधा है कि ये 1730 जो एक गैप डाउन जो एरिया था वहां पे बाउंस करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जब रिसेंटली जब करेक्शन भी आया था 1580 का जो लेवल है 1580 वो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो मेरा यही मानना है कि अपॉर्चुनिटी रहेगा यहाँ से 20-25 पॉइंट का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से काफी 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 अच्छा लग रहा है। और हम लोग इसको 1730 तक के लिए लॉन्ग में पोजीशन देख रहे हैं इसको। लेकिन आज जो प्रेशर है वो अगर इंडेक्स में एक तरफा HDFC बैंक में है, तो मिड कैप में दूसरी तरफा जोरदार प्रेशर है आरती इंडस्ट्रीज में। केमिकल शेयरों में वैसे भी आज जोरदार गिरावट है। दरअसल आरती इंडस्ट्रीज की कॉल के बाद शेयर करीब 15% तक नीचे आया है। इसका ही असर केमिकल शेयरों पर भी पड़ रहा है। क्या कहा है कंपनी कॉल में और क्या हुआ है, तमाम डिटेल इस पर बातचीत करने के लिए CNBC TV 18 की सोनल भूथरा हमारे साथ मौजूद भी है। सोनल, एक बड़ा एक्सीडेंट आज आरती इंडस्ट्रीज में, क्या डिटेल है आपके पास? आरती इंडस्ट्रीज केमिकल सेक्टर में एक ऐसा स्टॉक है जिसने पिछले 4 क्वार्टर से सिक्वेंशियल रिकवरी देखी है, और वो डिमांड इंप्रूवमेंट के बारे में भी बोल रहे हैं। पर इस बार उन्होंने बोला है कि FY25 का जो उनका EBITDA गाइडेंस था 1450 करोड़ से 1700 करोड़ रुपए, वो शायद वो अचीव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज चाइना से बहुत प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है और मार्जिन में बहुत वॉलेटिलिटी भी है। इसी कारण हमने स्टॉक प्राइस में आज इतना दबाव देखा है। पर वो बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ 20 to 30% रहेगा। जो उनका डाइज और पिगमेंट सेगमेंट है, डिस्क्रेशनरी सेगमेंट, वहाँ पर डिमांड
डिमांड इंप्रूव हो रही है, पर एग्रो केमिकल्स का रिकवरी सिर्फ सेकेंड हाफ ऑफ FY25 में ही आएगा। रेड सी क्राइसिस, हम बता रहे हैं कि फ्रेट रेट्स बहुत ऊपर जा रहे हैं, दैट इज़ समथिंग जो उनके वॉल्यूम्स को इम्पैक्ट कर सकता है कुछ सेगमेंट्स में। तो ये भी बात है जिस वजह से हम आज स्टॉक में थोड़ा दबाव देख रहे हैं। उनका डेट है 3,300 करोड़ का, जो ऊपर जाके 3,500 से 3,600 करोड़ भी हो सकता है। ब्रोकरेजेस वो काफ़ी सरप्राइज्ड है कि कंपनी के वर्डिक्ट से कि वो 2-3 क्वार्टर बाद ही बता पाएंगे कि वो ये एबिडा गाइडेंस अचीव कर पाएंगे कि नहीं। मॉर्गन स्टैनली का इक्वल वेट रेटिंग है, वो ये कह रहे हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, वो एनर्जी मटेरियल्स, एनर्जी एप्लीकेशंस में जा रहे हैं, इसके लिए मार्जिन्स में वॉलेटिलिटी है। एमके ने बोला है कि उन्होंने 4th स्ट्रेट क्वार्टर ऑफ एबिडा इंप्रूवमेंट किया है, फिर भी वो एबिडा मार्जिन की गाइडेंस को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने EPS एस्टिमेट्स कट किए हैं 11 से 5%। नुवामा ने टारगेट प्राइस रेस किया है, बट वो रोल ओवर कर रहे हैं Q1 FY27 एस्टिमेट्स में। एग्रो केमिकल सेगमेंट की रिकवरी हमें सेकेंड हाफ में ही मिलेगी। उनका रेटिंग बाय है, बट फिर भी क्योंकि ये सडन एबिडा गाइडेंस का सरप्राइज आया है, तो मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेजेस वो थोड़े कॉशियस है स्टॉक पे। थोड़े कॉशियस है, लेकिन मार्केट में आज बहुत स्टीप रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। ब्रिजेश, आरती इंडस्ट्रीज आज जैसे HDFC बैंक निफ्टी का एक्सीडेंट है, आरती इंडस्ट्रीज मिड कैप का एक्सीडेंट है, क्या करना चाहिए यहाँ पे? सुमित जी, आरती एक F&O का स्पेस वाला स्टॉक है जहाँ पे इसमें काफी सारे पोजीशंस थे, तो आज ही रिजल्ट के चलते इसमें एक अच्छा खासा बिकवाली आया है। तो मेरा मानना है कि ये अभी शॉर्ट टर्म में जिस हिसाब से पैनिक क्रिएट हुआ 600 का, जो जहाँ पे पुट राइटर्स जिन्होंने पोजीशंस बनाए थे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो शिफ्ट कर रहे हैं। ये शायद आरती में आपको 600 का लेवल टूटता हुआ मुझे ध्यान में आ रहा है, और कहीं ना कहीं 550 के आसपास नए पोजीशंस बना रहे पुट राइटर्स। तो मेरा मानना है कि इसमें और थोड़ा करेक्शन आएगा। हो सकता है कि आज जिस है इसके 1-2 दिन में थोड़ा साइडवेज होकर फिर से वापस एक फ्रेश सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो बायस नेगेटिव है, 550 के आसपास इसमें पोजीशंस बनता हुआ नजर आ रहा है, तो व्यू नेगेटिव रहेगा। एक और चीज ब्रिजेश, आपसे मैंने इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बात नहीं की, आपकी तरफ से कुछ स्टॉक्स जो आप रिकमेंड करेंगे? हाँ, तो बेसिकली आज हेवल्स में आप देख लीजिए, हेवल्स में काफी अच्छा पोजीशंस बन रहा है, 1830 के आसपास ट्रेड करे, बेस बना चुका है, 1950 तक का एक मूव है, पोजिशनल बेट हो सकता है ये, तो उसमें काफी स्ट्रॉन्ग बेट है। और हमारा जो ध्यान है वो वी गार्ड के ऊपर है। वी गार्ड अगर आप देखोगे तो 2 दिन में काफी अच्छा चल चुका है, 520 के आसपास इसमें एक ट्रेड सेटअप, करेक्शंस पे भी आप बाय कर सकते हो, करंट प्राइस पे भी बाय कर सकते हो, 560 तक का एक व्यू हम वी गार्ड में लेके चल रहे हैं। तो वी गार्ड और हेवल्स दोनों पे आप अदरवाइज नजर रखेंगे। 520 के आसपास वी गार्ड कामकाज कर रहा है, 17 रुपए की बढ़त है, 3.5% ऊपर। एंड लाइकवाइज हेवल्स के अंदर भी आज एक अच्छा अप मूव देखने को मिल रहा है, करीब 26 रुपए की तेजी है, 1.5% के आसपास की बढ़त के साथ ये भी कामकाज कर रहा है। 1853 का जोन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आगे ब्रिजेश से बातचीत जारी रखूंगा, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं, कुछ और शेयर, कुछ और अहम खबरें, इन सब पे चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स में प्रेशर है और डे लो के आसपास ही बाजार अभी भी कामकाज कर रहा है। 450 को फॉल अब सेंसेक्स में आपको दिखाई पड़ेगा और निफ्टी भी करीब 125 अंक नीचे आ चुका है, डे लो पर, दिन के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहा है। अब पेट्रोल के बाद बात करते हैं डीजल की, जहां पर डीजल में भी एथेनॉल ब्लेंडिंग की तैयारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार डीजल में जल्द 5% एथेनॉल मिलाने जा रही है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ संवाददाता रोहन सिंह मौजूद भी हैं। तो रोहन, पहले पेट्रोल को लेकर ब्लेंडिंग और फिर डीजल में ब्लेंडिंग की बातचीत 5% के आसपास, और उसका इम्पैक्ट भी है तमाम शुगर कंपनियों पर या बाकी रिलेटेड कंपनीज पर, क्या डिटेल है आपके पास? जी, ये पहली बार है कि इथेनॉल डीजल की ब्लेंडिंग को लेकर काफी ठोस बातचीत हो रही है सरकार के लेवल पर, और वो भी हाईएस्ट लेवल पर। पिछले सप्ताह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई प्रधानमंत्री कार्यालय में, जिसमें प्रधानमंत्री पीएमओ के अलावा तमाम जो संबंधित मंत्रालय है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, इनके अधिकारी शामिल हुए और इस पर चर्चा हुई कि क्या एक लॉन्ग टर्म रोड मैप हो सकता है डीजल इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर। शुरुआत जो है वो 5% से की जाएगी।
अभी तक ये टेस्टिंग स्टेज पर है। ARI समेत जो तमाम OMCs हैं वो इस पर टेस्ट कर रही हैं, और अभी तक की जो टेस्टिंग हुई है उसमें जो मीटिंग में भी रखा गया कि उसमें अब तक कोई मेजर फेलियर नहीं पाया गया है, तो इस टेस्टिंग को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन 2 एरिया ऐसे हैं जहां टेस्टिंग और करने की जरूरत है। एक है हैवी ड्यूटी व्हीकल्स और दूसरा BS6 गाड़ियों पर अभी तक टेस्टिंग नहीं हुई है, उसको भी परखा जाएगा। और अगर सारे नतीजे सही रहते हैं तो फिर सरकार एक अगला रोड मैप बनाएगी, क्योंकि हम आपको बता दें कि पेट्रोल की जो ब्लेंडिंग का लक्ष्य है वो 20% तक है अगले 2 साल के अंदर, और अभी तक 16% के लगभग हम पहुंच चुके हैं। तो जब तक ये लक्ष्य पूरा होगा तब तक हमारा एक रोड मैप तैयार होगा डीजल ब्लेंडिंग को लेकर भी। और चूंकि ये बैठक हाईएस्ट लेवल पे हुई है तो इसलिए काफी आगे उम्मीद है कि काफी इस बारे में जो है सरकार सीरियस है और इसको लेकर जल्द ही एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो एक बड़ा रोड मैप तैयार होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इम्पैक्ट है शुगर स्पेस में, हालांकि बाजार बहुत ज़्यादा आज तेज़ी में नहीं है, इसलिए भी शायद थोड़ा इम्पैक्ट कम हुआ, लेकिन बलरामपुर चीनी, इस पर बात करना ज़रूरी है। ब्रजेश, नंबर्स का भी इम्पैक्ट है और एक खबर का भी टेलविंड है, आप कैसे रीड करो बलरामपुर चीनी को? सुमित जी, इसमें मोमेंटम है, तो हालांकि 500 का लेवल था जहां से एक नया उसमें एक फ्रेश बाइंग ऐड हुआ था, तो ज्यादातर तो नहीं, बट कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा और एक 10-15 रुपए के बाद शायद हो सकता है यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। पोजिशन है तो और थोड़ा सा होल्ड करें, फ्रेश बाइंग नहीं कर सकते, मोमेंटम पॉजिटिव है, क्योंकि अगर 540 545 के आसपास रेजिस्टेंस है, वहां पे एक प्रॉफिट बांध लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो बलरामपुर चीनी डे हाई के आसपास सोफार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 5% की बढ़त देखने को मिल रही है। इस बीच इप्का लैब के नंबर्स आए हैं, नंबर से आपको बता देता हूं, करीब करीब EBITDA 307 करोड़ से बढ़ के 392 करोड़ रुपए आया है। फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे इप्का लैब सोफार कामकाज कर रहा है। रेवेन्यूज फ्रंट पर भी जो मार्जिन है वो करीब 19.5% से घट के 18.5 रादर 19% के आसपास इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेशनल नंबर्स में मिला जुला नंबर है, मुनाफा 162 करोड़ से बढ़कर 192 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। दरअसल YOY नंबर्स है, नंबर में नजर डालना होगा क्यों किस तरह के नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इप्का लैब में एक स्पाइक और स्पाइक के बाद मोर लेस ये फ्लैटिश साइड पर सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो नंबर्स हैं उन नंबर्स में YOY बेसिस पे ऑपरेटिंग नंबर्स मिले जुले हैं और अदरवाइज नंबर्स बेटर हैं। कैसे रीड करो ब्रिजेश सर इप्का लैब का कुछ स्टॉक? इसमें एक डिसेंट रैली 1200 के लेवल से देखने को मिला है, तो अब जो है ये रेजिस्टेंस के पास 1390-1400 को जो लेवल रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा ये सही रहेगा। अगर यहाँ पे अगर कोई प्रॉफिट मान सकते तो प्रॉफिट मान लीजिए, क्योंकि होगा कि अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करता था, मार्केट में अगर थोड़ा सा गिरावट आता है या 24,000 का लेवल निफ्टी भी ब्रेक कर जाता है, तो सेलिंग के हिसाब से ये सेगमेंट में मुझे लगता है ये वापस 1300 के आसपास हो सकता है, तो अच्छा लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। 1390 के ऊपर मुझे नहीं लगता कि काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो एक वो प्रॉफिट मान ले 1390 तो चल रहा है, 1390-1400 मैक्सिमम, थोड़ा 10-20 पॉइंट आगे पीछे, बट यहाँ पे एक वो प्रॉफिट मान लेना चाहिए। प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एक स्पाइक नंबर्स के बाद यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और जीएसटी काउंसिल की एक अहम बैठक है 9 सितंबर को। क्या होगा उसके अंदर, क्या क्या डिटेल है, कौन कौन से स्टॉक रिलेवेंट है, उन सब पे बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं मीडिया मंत्रा और डे लो पर मार्केट सभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और एक अच्छा खासा प्रेशर बाजार में बना हुआ है। लेकिन जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक 9 सितंबर को दिल्ली में होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में इन्फोसिस समेत फॉरेन एयरलाइंस और शिपिंग लाइंस को जीएसटी डिमांड पर आंशिक राहत मिल सकती है। साथ ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी दरों में कटौती पर चर्चा हो सकती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ आलोक प्रियदर्शी मौजूद भी हैं। आलोक, बहुत हैपनिंग रहा है ये ड्यूरेशन, और अब जो ये मीटिंग होने वाली है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कशन के लिए, खासतौर से इंश्योरेंस साइड पे, इन्फोसिस साइड पे, जहां पर कुछ होना है। क्या डिटेल है आपके पास? बिल्कुल, देखिए दोनों मुद्दे हैं जिसको लंबे समय से चर्चा हो रही है, और खासतौर से अगर हम बात करें, ये जो इन्फोसिस को नोटिस गया है, फॉरेन एयरलाइंस को नोटिस भेजे गए हैं और शिपिंग लाइंस को नोटिस गए हैं, इन पर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि ये मुद्दे काफी पुराने हैं। ये 2017 से चले आ रहे हैं मामले, और इसमें बहुत ज्यादा जो जीएसटी डिमांड से बकाया है। इन्फोसिस पे देखें तो करीब 32,400 करोड़ रुपए का बकाया है। उसी तरह से अगर फॉरेन एयरलाइंस की बात करें तो वहां से 10 से 15,000 करोड़ रुपए का बकाया जीएसटी डिमांड है, और जो शिपिंग
शिपिंग लाइंस है, एक ही कंपनी है मस्क, उस पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का DGGI यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने जीएसटी नोटिस भेजा हुआ है। तो अब ये सारे मामले इकट्ठे हो गए हैं, लिहाजा इस जीएसटी काउंसिल पे इस पर चर्चा होगी। पिछले जीएसटी काउंसिल में भी चर्चा हुई थी, लेकिन उस पर कोई ज्यादा फैसला नहीं हो पाया था। अब उम्मीद ये की जा रही है कि इस पे चूंकि ये बहुत ही एक लीगेसी इशू है, इस पे एक क्लैरिफिकेशन आएगी और हो सकता है कि इन सभी कंपनियां जो हैं इनको एक आंशिक राहत मिल जाए, क्योंकि ये मसला जो है ये फॉरेन ब्रांच और हेड ऑफिस का है। इंडिया में किसी कंपनी का हेड ऑफिस है तो उसका ब्रांच फॉरेन में है, या किसी कंपनी के जैसे इन्फोसिस का, और जैसे फॉरेन एयरलाइंस की बात करें तो उनके हेड ऑफिस फॉरेन में है तो ब्रांचेस यहाँ पे है। तो लिहाजा दोनों के बीच में कैसे ट्रांजैक्शन हो, इसको लेकर ये जीएसटी काउंसिल में चर्चा होगी। इस पर किस तरह से जीएसटी लगाया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले DGGI ने एक 18% जीएसटी के हिसाब से सबको नोटिस थमा दिया था। लिहाजा अब इन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्लैरिफिकेशन आएगी और बहुत हद तक हो सकता है कि इनको पार्शियल रिलीफ मिल जाए। दूसरा जो मुद्दा काफी चर्चे में रहा है वो है हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। इस पर काफी राजनीति भी हो चुकी है, संसद में वित्त मंत्री ने भी जवाब दिया है। लेकिन हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि जो 22 अगस्त को एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है रेट रेशनलाइजेशन कमेटी की, उसमें इस पर चर्चा होगी और उनकी सिफारिशों के आधार पर जीएसटी काउंसिल में बैठा होगा कि जो 18% जीएसटी अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर लगता है उसको घटाकर कितना किया जाए। तो बहुत हद तक संभव है इसको 5% किया जाए, क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस पर मांग 0 की थी, लेकिन इस पर 0 नहीं करके सबसे जो लोअर रेट है 5% उसको रखा जा सकता है। तो ये दोनों मुद्दे काफी अहम है। और साथ ही रेट रेशनलाइजेशन कमेटी की जो बैठक 22 अगस्त को होने वाली, उसमें और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। स्लैब को रैशनलाइज करने की भी बात चल रही है कि सिर्फ 3 ही जीएसटी स्लैब रखे जाएं। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी और उसके बाद इस जो 9 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है उसमें इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक ये तमाम डिटेल हमसे शेयर करने के लिए। और ये दोनों मीटिंग काफ़ी अहम है, जिसमें बहुत सारे पुराने मामले भी हैं जो लगातार चल ही रहे हैं, खबरों में हैं, उन पर भी चर्चा होनी है। जाने से पहले जरा खिलाड़ियों का अपडेट भी ले लेते हैं। दूसरा कारोबारी सत्र है और छोटा ट्रंकेटेड वीक है, तो अमित त्रिवेदी, एसएसजे फाइनेंस के विरल छेड़ा और एंजल वन के समित चौहान के बीच में मुकाबला है। किस तरह की सिचुएशंस देखने को मिल रही है। सो फार तो सभी के सभी खिलाड़ी नेगेटिव हैं, जिसमें विरल छेड़ा 5.5% नेगेटिव, समित चौहान 2.5% नेगेटिव और अमित त्रिवेदी मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर उनका रिटर्न सो फार देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट्स के अंदर एक अच्छा खासा प्रेशर है और प्रेशर से दिन के निचले स्तरों के आसपास बाजार सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले हम बातचीत करेंगे आज न्यूयॉर्क कंपनी में हुडको के CMD से संजय कुलश्रेष्ठ जी हमारे साथ मौजूद होंगे बातचीत करने के लिए, कंपनी के नंबर्स को लेकर भी, तमाम डिटेल्स को लेकर भी, जिनसे आप खास तौर से कि अब इस तरह की तेज़ी के बाद किस तरह की गाइडेंस है, किस तरह की ग्रोथ है, इन सब पे बातचीत करेंगे हुडको के मैनेजमेंट से एक छोटे से ब्रेक के उस पर। फिलहाल मिड कैप मतलब में इतना ही। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।